प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल रमन की तरफ से जोरदार और तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल एसआई पद के लिए, आरआरबी टेक्नीशियन, ठीक, ग्रुप डी और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस या कह सकते हैं जीके जीएस का जो पार्ट होता है वो हम लोग करेंगे। तो खासकर जो अपना टारगेट रहेगा वो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रहेगा, और जो भी आरआरबी ग्रुप, आरआरबी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ। एशियंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक का पूछे गए हैं रेलवे बोर्ड द्वारा, वो मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक, तो चलते हैं। हम आज लोग बात करेंगे एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे बोर्ड द्वारा, वो सभी आपके सामने लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चंस इसमें पीवाईक्यूज हैं जो 2019, 18 और 2021 में पेपर हुआ था उसका। आरआरबी एनटीपीसी के हैं, ग्रुप डी के हैं, आरआरबी टेक्नीशियन के हैं और आरपीएफ एसआई के नहीं हैं। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं, टाइम को न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एशियंट हिस्ट्री जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग देखेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, कोई एक विकल्प जो होगा इसमें से राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा। तो बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पहला विकल्प आपका कुशीनगर, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा सारनाथ है, चौथा आपका बोधगया है। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा डी एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो रखे हैं प्रीवियस ईयर, उनसे संबंधित जितने भी की पॉइंट हैं वो भी मैं आपके सामने लाया हूँ कि आगामी परीक्षाओं के लिए। तो मैं उससे संबंधित जितने भी की पॉइंट्स हैं वो जोड़ते चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से संबंधित यहाँ पे जितना भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो आपके सामने डिस्कस करूँगा। चलते हैं, वो भी देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया नामक स्थान पर हुई थी। बोधगया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ठीक, आगे बढ़े तब अगला पॉइंट कि बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की स्थापना की थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक, तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी इन्होंने, गौतम बुद्ध ने, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगले की पॉइंट की बात करें हम लोग, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक, और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में कह सकते हैं, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक, एशियंट हिस्ट्री से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। आगे बात करें तो अगला की पॉइंट क्या है, ये देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ईसा पूर्व की बात करें तो ईसा पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय होता है। ठीक, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। कहाँ पे? तो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण, इसे बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है महापरिनिर्वाण मृत्यु को, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे शैल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के शिफ्ट पहले का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन चाणक्य, दूसरा अमर सिंह, तीसरा सुश्रुत, चौथा चरक। तो चरक, ठीक, चौथा चरक। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका होगा सुश्रुत होगा। क्या होगा? सुश्रुत। ठीक, कंटेंट क्वालिटी काफ़ी एकदम अच्छी है, जानदार है, शानदार है। ठीक,
तो चलते हैं, राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, आपका सी एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा कि शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। ठीक, और सुश्रुत ने क्या लिखा है, एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, हम लोग यहाँ पे की पॉइंट के माध्यम से डिस्कस करेंगे, उसका नाम सुश्रुत संहिता है। ठीक, की पॉइंट की बात करते हैं तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरि थे। धन्वंतरि क्या थे, सुश्रुत के आचार्य थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद में भी काम किया है। किसमें, आयुर्वेद में भी काम किया है। ठीक, प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सकों में सुश्रुत का स्थान विशेष स्थान है। ठीक, सबसे महान शल्य चिकित्सकों में से एक थे सुश्रुत। ठीक, जिन्हें सुश्रुत संहिता उन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक, जिन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया उन्होंने, और शल्य चिकित्सा के जनक भी कहे जाते हैं। अगला की पॉइंट, चरक के बारे में कुछ लोग डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़ा चरक के बारे में। ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा है। ठीक, तो ये आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया था। ठीक, और ये चरक संहिता इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है चरक संहिता के नाम से। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ निकल है। पहला, बुराई से बचाव, दूसरा निर्भीकता, ज्ञानोदय, चौथा उपदेश। अभय मतलब होता है जो जिसमें डर ना हो, जो डरता ना हो। तो निर्भीकता, ऑब्वियस बात होगा कि निर्भीकता आपका राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल सन 2019 शिफ्ट पहला का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे किस की पॉइंट लिखे हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ जो है निर्भीकता है। ठीक, यह सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा जो है वो सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित किया जाती है। ठीक, इंगित की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, विनय और सुत्ति पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। ठीक, तो विनय पिटक और सुत्ति पिटक में, ठीक, तो इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। ठीक, तो जो बुद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ थे वो 3 थे। एक तो नाम था सुत्ति पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक, तो ये बौद्ध धर्म के संबंधित जो पवित्र ग्रंथ थे उन 3 उनके नाम थे जो मैंने आपको बताए। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब इनसे संबंधित जितने भी की पॉइंट हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं सन 2024 या 25 या आगे जो होंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी सन 2021 शिफ्ट पहला। आगे बात करते हैं इनसे संबंधित जितने भी की पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं विनय पिटक और सुत्ति पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं संग्रहित हैं, संकलित हैं। ठीक, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। देखिए ये भी पॉइंट निकल के आया। त्रिपिटक की भाषा पाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और गौतम बुद्ध के निम्नलिखित 3 पिटक थे, त्रिपिटक थे, जिन्हें कहा जाता है सुत्ति पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक, ये 3 इनके त्रिपिटक के नाम से जाने जाते थे। ये पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म के। इनकी भाषा क्या है, पाली भाषा है। आगे बढ़े तब स्तूप क्यों बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी सन 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, क्यों बनवाए गए थे, इसलिए बनवाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। ठीक, जो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। देखिए स्तूप का निर्माण क्यों किया गया था, गुंबदानुमा होता था ये, गुंबदनुमा। ठीक, तो ये बनवाए इसलिए गए थे कि पवित्र स्मृति चिन्ह रखे जाएं। जो भी हमारे बौद्ध धर्म के जितने भी हमारे तीर्थकर हुए उनके कुछ स्मृति चिन्ह रखने के लिए, उनकी यादों को रखने के लिए इसलिए बनवाए गए थे स्तूप। उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे संबंधित जितने भी की पॉइंट है वो देखते हैं। ये देखिए की पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। ठीक, अगला स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टीला या ढेर। टीला या ढेर स्तूप आपने देखा होगा जिसे अशोक द्वारा बनवाया गया। सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, ठीक, वो आप देख सकते हैं। उसका एक स्तूप का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक, अगला स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता है।
ठीक, देखे नहीं होंगे आप, गुम्बदनुमा देखे होंगे थोड़ा। ठीक, काना सरफेस्ड होता है एरिया। अगला की पॉइंट, स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक, स्तूप क्या है, बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे स्तूप। और स्तूप शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है स्तूप का वो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीनतम वेदों में से एक है ऋग्वेद। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है। जो धर्मचक्र प्रवर्तन था बौद्ध धर्म में उसे प्रथम उपदेश नाम दिया गया। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल सन 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, विकल्प आपका ए सही होगा। अब हम कुछ यहाँ पे जितने भी उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी कोई पॉइंट हैं या उसका कह सकते हैं एक व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला जो एक्सप्लेनेशन क्या है कि बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। क्या प्रथम उपदेश को दर्शाता है। अगला की पॉइंट कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। आगे वीडियो में स्टार्ट से एंड तक का बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, काफ़ी जोरदार और शानदार वीडियो है जो आपको बेनिफिट जरूर देगी। चलते हैं आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला की पॉइंट क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिया था। ठीक, गौतम बुद्ध की जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। स्तूप क्या है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ अभी आप लोगों ने देखा था कि ढेर या टीला होता है। ठीक, ये क्या थे, मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक होते थे। अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ एसआई सन 2019 का जो शिफ्ट तीसरा था कि पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए थे। ठीक, तो ये कहाँ पाए गए थे, ये पाए गए थे आपकी अजंता की गुफाओं में। किसमें, अजंता की गुफा में। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो बाघ की गुफाएं वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब हम लोग इससे संबंधित जितने भी की पॉइंट है वो देखते हैं। आपका आंसर यहाँ पे देख लिए। आगे बात करते हैं की पॉइंट जो अपने हैं क्या है कि पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए। अगला, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा की संख्या 1 में चित्रित है। ठीक, तो कई सारे इसमें गुफा मिली है अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, यहाँ पे पत्थरों को काट कर बनाया गया है। ठीक, अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था। तो गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक था वो गोल्डन ईगल था। जितने भी प्राचीन राजवंश हुए उनके अपने अपने कोई प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। चलते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं यहाँ पे की पॉइंट क्या है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। क्या था, गोल्डन ईगल था। अगला, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग प्रथम थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दंतदुर्ग प्रथम या इन्हें दंतदुर्ग भी कहते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान्यखेत क्या थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में ही हुआ था। ये एलोरा के जो गुफा मंदिर का निर्माण किया वो राष्ट्रकूट वंश के जितने भी शासक हुए थे उन्हीं में से किसी एक ने करवाया था। ठीक, किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक, एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको आप नोट बनाते चलिए या नोट्स करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगली बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी जिसे बोलते हैं अभिलेखा शास्त्र, अभिलेखा शास्त्र बोलते हैं। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपके पे सही क्वेश्चन पूछा गया 2019 का शिफ्ट दूसरा। अब इससे संबंधित जितने भी की पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है क्वेश्चन का वो देखेंगे। ठीक, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। शिलालेखों को पुरालेख भी कहा जाता है, बिल्कुल प्राचीन लेख कहते हैं इन्हें, जो पत्थर पर, ठीक, पत्थर पर, पत्र पर या लकड़ी के तख्तों पर
ठीक, तो दीवारों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। आगे देखें तो शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। क्लियर? आगे बढ़े तब अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही काल का अनुक्रम है। ठीक, तो जो प्रागैतिहासिक काल को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया प्रागैतिहासिक काल को। क्लियर? किस तरीके से देखते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे, तो 3 श्रेणी कौन से हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी बंदे रेलवे, पुलिस फोर्स, आरपीएफ, कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, 50 नंबर का जीएस, जीके, जीएस का रोल रहेगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, आपको डेली एक वीडियो के माध्यम से आपका जो जीके जीएस का स्कोर वो इम्प्रूव करवाऊँगा। तो डेली आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूँगा। आज हम लोग यहाँ पे PYQ डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसे आया था 2019 और 2021 में। ठीक, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उन सब के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक, तो हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, इनसे आपको जीके जीएस का लेवल पता चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपको प्रिपेयर करेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है इसकी व्याख्या। ठीक, चलते हैं अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम का जो क्रम है वो पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल तक था। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। पहला ऑप्शन बैल, दूसरा शेर, तीसरा लोमड़ी, चौथा आपका हिरन। तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा बैल। ठीक, बैल जो कोबड़ वाला जो बैल होता था वो हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई थी उन पर देखा जाता था, चित्रांकित था, उस पर अंकित था। ठीक, तो ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का। ठीक, तो विकल्प आपका जो ए है वो एकदम शानदार है, जोरदार है। ठीक, आगे बढ़ते कुछ एक्सप्लेनेशन पॉइंट जो है वो लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें पर बैल पशु, ठीक, बैल पशु जो था अक्सर देखा जाता था क्योंकि सबसे पवित्र पशु होता था। ठीक, ठीक, कुबड़ वाला बैल। ठीक, और एक वाग्देवी प्रतिमा जो थी, माता देवी की मूर्ति, वो सबसे पवित्र होती थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल की अतिरिक्त, ठीक, जैसे बाघ के, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। क्लियर? आगे हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का जो आकार होता था वो त्रिभुजाकार, तो कहीं आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार था। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12वां है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। पहला स्कंदगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, किशन द्वितीय। ठीक, तो आपका राइट आंसर होगा जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो सी विकल्प एकदम जोरदार और शानदार होगा, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन है। ठीक, इसके सिक्कों पर इसे जो उसने सिक्के चलाए थे उस पर इसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक, इसीलिए इसे संगीत प्रेमी भी था ये। ठीक, और इसलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 11 शासकों को पराजित किया था, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं कि समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे और जो समुद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। क्लियर? आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक, पाटलिपुत्र राजधानी थी और समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। कैसी नीति अपनाई थी? दोहरी नीति अपनाई थी। अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार किसने दी थी? विसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई थी। ने भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 13वां। ठीक, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु पल्लव
राजवंश का संस्थापक था। और पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। कांची जिसे बोलते हैं ना, कांची, कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। कांची ऐसे बोलते हैं, कांचीपुरम भी बोलते हैं, यहाँ पे पुरम लिख सकते हैं, कांचीपुरम भी बोलते हैं। ठीक, ये इसकी राजधानी थी पल्लव वंश की। दक्षिण भारत का राजवंश था, ये प्राचीन राजवंश था जिसके संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। आगे हम इसे समय जितने भी की पॉइंट है वो भी देखते चलेंगे। ठीक, तो चलते हैं वो भी देखते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पे काम कर रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करता हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको मिल रहा है एकदम जोरदार और शानदार कंटेंट के साथ। तो चलते हैं अगला की पॉइंट देखते हैं कि पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। ठीक, पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। कैसा? दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। अगला की पॉइंट क्या है? पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी या कांची थी। ठीक, अगला की पॉइंट नंदीवर्मन तथा महेंद्रवर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। अगला की पॉइंट सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट आप उसे कि सिंह विष्णु जो पल्लव राजवंश के संस्थापक थे उनको अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, चलते हैं आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? पहला ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। तो ये जो माउंट आबू राजस्थान का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका सी एकदम जोरदार और शानदार है। ये आरपीएफ कांस्टेबल सन 2000 शिफ्ट 19 शिफ्ट पहला का क्वेश्चन है। अब इनसे संबंधित जितने भी की पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं हम लोग, चलते हैं वो भी देखते हैं कि दिलवाड़ा जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। पहला टॉपिक हमने देखा की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट क्या है कि दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। कैसा? 5 टेम्पल्स का ग्रुप है दिलवाड़ा मंदिर, जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगला की पॉइंट क्या है कि दिलवाड़ा मंदिर 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इसका निर्माण हुआ था। 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण किया गया। अगला की पॉइंट क्या है कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। किसके? चालुक्य राजवंश के शासनकाल में दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांत से संबंधित है? बुद्ध का सिद्धांत जो है वो आदिधम्मी पिटक में है। किसमें? आदिधम्मी पिटक में है। ठीक, तो बुद्धों का जो पवित्र ग्रंथ था वो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता था। ठीक, और ये 3 पिटक होते थे, विनय पिटक, सत्य पिटक और आदिधम्मी पिटक। लेकिन बुद्ध के जो सिद्धांत हैं वो आदिधम्मी पिटक में संकलित है। आरपीपी से क्वेश्चन पूछा गया है 2019 का। ठीक, तो विकल्प भी आपका जो एकदम सादा शानदार जोरदार है। अब जितने भी की पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे कि आदिधम्मी पिटक है क्या है। तो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है और आदिधम्मी पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। आदिधम्मी पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विविधतापूर्ण सारांश व विश्लेषण है या थेरवाद बौद्ध धर्म से का अभिन्न अंग है। या थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। राइट ऑप्शन आपका मैंने बता रखा बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? पहला ऑप्शन लोथल है, दूसरा कालीबंगन है, तीसरा मोहनजोदड़ो है और चौथा हड़प्पा है। सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था उसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। ठीक, हड़प्पा जो स्थल था वो खोजा गया था। ठीक, अब इससे जो संबंधित जो की पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स एसआई में पूछा गया है सन 2019 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसके जो संबंधित की पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या की पॉइंट वो देखते हैं। पहला की पॉइंट क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई थी? वर्ष 1921 में। किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी। ठीक, किस नदी के किनारे की थी सब बात करते हैं तो वर्ष 1921 में हुई थी। किसने खोज की थी? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी। और ये जो हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं स्थल की जो खोज हुई थी वो रावी नदी के तट पर की गई थी। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है? हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो जो भी कैंडिडेट्स आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है। ठीक, तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्लियर, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा स्थल। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला है।
ठीक, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज वर्ष 1922 में राखादार बनर्जी ने, ठीक, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक, 2 क्वेश्चन। देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करते चल रहा हूँ कि जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको एडवांटेज मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको की पॉइंट के माध्यम से डिस्कस करता हूँ। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। ठीक, कंटेंट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ठीक, तो चलते हैं अगला, बात करते हैं लोथल के बारे में क्या है। ठीक, लोथल स्थल की खोज वर्ष 1954 में डॉक्टर एस आर राव ने की थी। डॉक्टर एस आर राव ने की थी 1954 में। ये क्या है, बंदरगाह था। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह था लोथल। ठीक, इसे डोकीयार्ड भी बोलते हैं। डोकीयार्ड मतलब बंदरगाह होता है। ठीक, इसकी खोज वर्ष 1954 में डॉक्टर एस आर राव ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ की पॉइंट में लिखा हुआ है कि लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक, और लोथल जो है स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ पे है, वर्तमान में गुजरात में है। ठीक, लोथल जो स्थल था वर्तमान में गुजरात में है। यह कहाँ पे है, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करें कालीबंगन की बात करते हैं। कालीबंगन, ठीक, ये कालीबंगन स्थल की खोज किसने की थी, ये अमलानंद घोष ने की थी। कब, किसने की थी, कालीबंगन राजस्थान राज्य में पड़ता है। यह जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक, उसके आसपास का जो एरिया है वो कालीबंगन होता है राजस्थान के। ठीक, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने की थी। ठीक, और अगला पॉइंट बात करते हैं तो कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का जो श्रेय है वो बीके थापर को तथा बीबी लाल को जाता है। ठीक, जो उत्खनन का जो श्रेय है बीके, वो श्रेय जो बीके थापर है तथा बीबी लाल को जाता है। लेकिन इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने ही की थी। लेकिन उत्खनन का जो श्रेय दिया जाता है वो बीके थापर को, डॉक्टर बीबी लाल को दिया जाता है। ठीक, ये घग्गर नदी की, यहाँ लिखा है घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगन राजस्थान, जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा गया सन 2019 शिफ्ट तीसरी। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। उत्तरामेर जो शिलालेख है किस राजवंश से संबंधित है, तो चोल राजवंश। दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन राजवंश है चोल राजवंश। ठीक, चोल राजवंश की संस्थापक का नाम था विजयलय चोल। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा कि प्रसिद्ध, अगला की पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। क्लियर। आगे, चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक, इस अभिलेख के माध्यम से चोलकालीन ग्रामीण प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक, अभिलेखों के माध्यम से उनके प्रशासनिक, उनके आर्थिक, उनके सामाजिक और उनके सांस्कृतिक संस्कृति के बारे में पता चलता है अभिलेखों के माध्यम से। ठीक, रचनाओं के माध्यम से। ठीक, और ताम्रपत्रों के माध्यम से। ठीक, इन चीज़ों से हमें क्या मिलती है, किसी भी राजवंश की हमें जानकारी मिलती है। ठीक, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अपना क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो जलाशय के साक्ष्य मिले धौलावीरा। धौलावीरा जो अपना कहाँ पे है, ये अपना गुजरात राज्य में स्थित धौलावीरा, गुजरात राज्य में। ठीक, गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे क्या मिले हैं, जलाशय के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। ये आरआरबी एनटीपी से सन 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका जो यूनेस्को की साइट के द्वारा ये विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया धौलावीरा। ठीक, यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। क्लियर। तो आगे बढ़ते इससे संबंधित जितने भी की पॉइंट वो हम लोग देखते हैं। ये देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले, धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, तालाब के। अगला की पॉइंट क्या है कि धौलावीरा स्थल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी जो खोज की थी धौलावीरा स्थल की खोज वो वर्ष 1967 से 68 में जे.पी. जोशी ने की थी। किसने की थी, जे.पी. जोशी ने की थी। ठीक, जे.पी. जोशी ने इसकी खोज की थी, धौलावीरा स्थल की खोज की थी। ठीक, 1967 से 68 में ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ जलाशय के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला बात करते हैं, जो भी ये पुरातात्विक स्थल उस दौरान खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान,
उन स्थलों के नाम की यहाँ पे सूची दे रखी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। अगला बात करते हैं कालीबंगा। इस स्थल से जुतरे खेत के साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा जो राजस्थान में, यहाँ पे जुतरे खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह राजस्थान में स्थित है ये जो स्थल है। और किस नदी किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे है। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ कोटदीजी की। ये स्थल कांसे के चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है, कोटदीजी हुआ। ठीक, ये जो स्थल जो कुछ है वो पाकिस्तान में स्थित है। देखिए कुछ जो हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल हैं वो पाकिस्तान में है, कुछ भारत में है। ठीक। लोथल की बात करते हैं तो लोथल स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर युगल समाधान मिले हैं। ठीक, 300 के साक्ष्य एक साथ मिले हैं। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला होता है। देखिए मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है, मुर्दों का टीला। ठीक, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। कैसा है, सिंधी भाषा का शब्द है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अब उससे संबंधित जितने भी की पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो सिंधी भाषा में मृदों का टीला होता है। क्या होता है, मुर्दों का टीला होता है। मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला होता है। अगला, मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सबसे बड़ा स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक। अगला, मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थिति जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में मोहनजोदड़ो का जो स्थल है वो पाकिस्तान में है। क्लियर। आगे अगला की पॉइंट क्या है कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। ठीक, विशाल कोठार मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं। ठीक, ये कुछ जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के दिन। अगला की पॉइंट क्या कि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं। जहाँ का एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसएससी जी हो, ठीक, एसएससी एमटीएस हो, ग्रुप डी हो, रेलवे एग्जाम, जितने भी रेलवे द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं एग्जाम, उसमें आपका क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ और स्टैटिक जीके भी होती है। ठीक, तो हम लोग सब एक एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हुए चलेंगे, अपने सिलेक्शन को श्योर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। देखिए अवध का जो प्राचीन नाम था कौशल या कौशल था। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, जोरदार और शानदार हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। ठीक, देखिए जब 16 महाजनपद हुए थे, ठीक, 6ठी से 5वीं शताब्दी के शासनकाल के दौरान या समय में 16 महाजनपद हुए थे। उनमें से अवध एक 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी कौशल या कौशल थी। उससे संबंधित जितने भी की पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये देखिए की पॉइंट क्या है। पहला की पॉइंट क्या है कि प्राचीन काल में अवध को कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। क्लियर। अगला की पॉइंट, प्राचीन भारत में 6ठी से शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसका आगंतुर निकाय है उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का। अगला की पॉइंट, कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। जैसा मैंने आपको बताया कि कौशल जो था, इसकी राजधानी हुआ करती थी, किसकी, अवध की राजधानी हुआ करती थी। क्लियर। अगला की पॉइंट, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, अवध थी। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे श्रावस्ती नहीं होगा, यहाँ पे अवध होगा। श्रावस्ती की कौशाम्बी की हुआ करती थी राजधानी। ठीक, 16 महाजनपदों की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। ठीक, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला, ठीक, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला प्राचीन भारतीय राजवंश था जो बंगाल में शासन करता था। और इससे संबंधित ये आरपी पेशा में पूछा गया 2019 में। अब इनसे संबंधित जितने भी की पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इन की पॉइंट से काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है।
कि पाल साम्राज्य का जो संस्थापक था गोपाल था। क्लियर। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कौशल प्रशासक भी था। अगला की पॉइंट, पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद जो होता है, ठीक, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक। ऋग्वेद की बात करते हैं, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति हैं और करीब 10,528 इसमें ऋचाएं मंत्र संग्रहित हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे पहला वेद। सामवेद जिसे बोलते हैं संगीत का वेद बोलते हैं। यजुर्वेद के बोलते हैं, इसमें इसके दो भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक। अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें जादू टोने, तंत्र मंत्र आदि विद्याओं का इसमें विधि देखने को मिलती है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ठीक। तो राइट ऑप्शन आपका जो ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है उसे बोलते हैं अथर्ववेद। तो राइट ऑप्शन आप डी हो जाएगा। आप उनसे समझिए, जितने भी की पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मवेद अथर्ववेद। ठीक। आगे बात करें, वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। सबसे नवीन वेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद है। इस पॉइंट पर आपको जोर देना है। सबसे नवीन वेद जो है वो अथर्ववेद है। लेकिन सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका यजुर्वेद है। समझे? सबसे प्राचीन जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद है वो अथर्ववेद है। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। आप जितने भी वेद हैं उनसे कुछ यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे उनकी। जैसे ऋग्वेद की बात करें, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। ठीक। इसमें 10 मंडल मैंने बताया आपको, और इसमें 1028 सूक्ति हैं और 10,462 मंत्र हैं। इसी प्रकार मैं यजुर्वेद की बात करता हूँ, इसके 2 भाग मैंने जैसे आपको बताया पहले, एक शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद जिसे संगीत का वेद कहते हैं। ठीक। सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। यदि लिखें कि चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसका जो इस वेद का जो संबंध है वो संगीत से है। अगला क्वेश्चन 23, 23वां क्वेश्चन क्या है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन आपका हर्ष, दूसरा अशोक, तीसरा पुलकेशिन द्वितीय, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आपका होगा आंसर ए। नहीं, विकल्प आपका एकदम जानदार जोरदार हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन स्वयं एक लेखक और कवि था जिसने वर्धन वंश की स्थापना की थी। देखिए वर्धन वंश की बात करें तब देखिए वर्धन वंश की जो स्थापना की थी वो प्रभाकर वर्धन ने की थी। उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम हर्षवर्धन था, दूसरे का नाम राज्यवर्धन था। एक पुत्री थी जिसका नाम राजश्री था। ठीक। तो उन्हीं में से एक था जिसका नाम हर्षवर्धन है, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था बाद में। पहले इसकी राजधानी थानेसर हुआ करती थी। ठीक। तो वह जो था हर्षवर्धन, वो स्वयं एक लेखक और कवि था। उसने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे प्रसिद्ध रचना की। ठीक। उस समय जो अगला की पॉइंट में बताऊंगा आपको, बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत थी। ठीक। तो उसने 3 ग्रंथों की रचना की थी, किसने? हर्ष ने। अगला की पॉइंट कि हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था, उत्तर भारत का महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से था, जैसा मैंने आपको भी बताया। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक। ये क्वेश्चंस हुए और इनसे जो रिलेटेड जो की पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो आपको नोट करना चाहिए अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर तब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो था वो चोल शासकों ने निर्मित करवाया था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चोल शासकों ने, जो दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था। ये पूछा गया क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 शिफ्ट 3 में।
अब इससे संबंधित जितने की पॉइंट हैं, की पॉइंट डिस्कस करेंगे कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश की वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगला की पॉइंट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। इसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में स्थित है। चोल वंश के वास्तुकारों ने इसका निर्माण करवाया था। और ये किसने करवाया था? उस शासक का नाम था राजा राज चोल प्रथम। राजा राज चोल ने करवाया था। क्लियर। अगला की पॉइंट क्या है कि तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजा राज चोल ने निर्माण करवाया था। और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का एक नाम भी दिया गया था। उसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर का नाम दिया गया। ठीक, तो ये की पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका जो एक्सप्लेनेशन भी, जिससे संबंधित जितने भी की पॉइंट है वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस करते हुए चलता हूँ। अगला, ठीक, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। ठीक, वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। ठीक, ये यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें भी शामिल किया गया है बृहदेश्वर का मंदिर, जिसे भगवान शिव को समर्पित है। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ठीक, राजा राज चोल ने इसका निर्माण करवाया था। चोल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था तंजावुर में। तंजावुर जो वर्तमान में तमिलनाडु में है। ठीक, वर्तमान की बात करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो अंतिम तीर्थकर की बात करते हैं 24वें तीर्थकर, तो राइट ऑप्शन आपका एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा, महावीर स्वामी। ठीक, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे और जो अनंतनाथ दूसरे तीर्थकर थे, अनंतनाथ। ठीक, जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थकर थे वो आपके महावीर स्वामी थे। ये आरपीएफ कांस्टेबल पूछा गया 2019 शिफ्ट पहला। अब इससे संबंधित जितने भी की पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के वो महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थकर तो ऋषभदेव थे जैन धर्म के। ठीक, और इनकी बात करें पार्श्वनाथ की, जो ये जो काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र भी थे पार्श्वनाथ, ये क्या थे? 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। अनंतनाथ की बात करें तो ये 14वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। 14वें तीर्थकर थे अनंतनाथ, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिसका डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन ये आरपीएफ कांस्टेबल सन 2019 की शिफ्ट पहला, क्वेश्चन नंबर 26 कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है। सांची स्तूप जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला महाराष्ट्र, दूसरा बिहार है, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका उत्तर प्रदेश। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उज्जैन नगरी जिसे बोलते हैं, जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इसके संबंध जितने भी की पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला जो की पॉइंट क्या है कि प्रसिद्ध जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी में किया था। और स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ढेरिया टीला होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता था, पवित्र ग्रंथ को रखने के लिए किया जाता था, या जो भी इसमें संत हुए, तीर्थकर हुए, ठीक, उनके स्मृति चिन्हों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण किया जाता था। क्लियर। अगला की पॉइंट क्या है कि सांची स्तूप बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण अशोक ने तीसरी शताब्दी में करवाया था। अगला की पॉइंट क्या है, वर्ष 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चीनी यात्री फहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था। पहला कालिदास, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा हर्षवर्धन। चीनी यात्री जो फहियान था वो किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। तो फहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब उससे संबंधित जितने भी की पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये आरपीएफ कांस्टेबल सन 2019 शिफ्ट तीसरी पूछा गया है। अब इससे संबंधित जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो इनसे क्लियर कर दूंगा। चीनी यात्री फहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। क्लियर। अगला की पॉइंट क्या है कि बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की। अपनी भारत यात्रा के दौरान फहियान ने 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। 3 वर्ष तक पटना में, ठीक, फहियान ने
संस्कृत विषय का अध्ययन भी किया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्या कहता है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो बसादिस कहा जाता था। ये आरआरबी एनटीपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जो कई बच्चों को यहाँ पे था कि क्या आंसर इसका हो सकता था। बहुत लोगों ने इसको तीर्थ लगा दिया। क्लियर? तो आपका आंसर बसादिस होगा, ठीक। अब इससे बारे में डिस्कस करते हैं। इसके जो संबंधित की पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे हम लोग कि जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता था। क्या कहा जाता है? बसादिस कहा जाता है। अगला की पॉइंट क्या है कि बसादिस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता है। ये क्या है? पूजा का स्थान है। किसके लिए? जैन धर्म के अनुयायियों के लिए है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकर के मंदिर होते थे, ठीक। आपसे पूछ सकता है कि बसादिस जो जैन धर्म है कि जो अनुयायी पूजा का स्थान है ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। और बसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों की मंदिर होती है। ये मंदिर टाइप का होता है, ठीक। बसादिस, ठीक, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं ये पूजा का स्थान उनका होता है, ठीक, जैन धर्म लोगों का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी जो जोड़ी है गलत जोड़ी है? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था, एकदम सही है। राजा राज चोल जिसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तंजावुर में, ये भी सही, चोल वंश का था, ठीक। कनिष्क जो था कुषाण शासक था, बिल्कुल सही है। बिंबिसार गुप्त नहीं था, बिंबिसार हर्षक वंश का शासक था। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत जोड़ी हो जाएगा बी। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे समझ जितने भी की पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए जैसा बताया वैसा निकला कि बिंबिसार का संबंध हर्षक वंश से है, चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से है, राजा राज का संबंध चोल वंश से है, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। क्लियर? आगे बात करें तब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? ये चार आप विकल्प दे रखे हैं। तो भारत में जो वैदिक काल था उसको पहले दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है, दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो वैदिक काल की जो अवधि थी वो आपकी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही, ठीक। भारत में अब ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, काफ़ी भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है ये। अब उससे समझ जितने भी की पॉइंट हैं उससे आपका वैदिक काल क्लियर हो जाएगा इन की पॉइंट को पढ़कर। आपका पहला की पॉइंट क्या? तो भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये वैदिक काल की अवधि मानी जाती है, ठीक। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है, वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से हुई थी, बिल्कुल हुई थी। अब देखिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। वैदिक काल को जैसा मैंने बताया था कि उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व वैदिक काल जिसकी अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दूसरा जो था वो उत्तर वैदिक काल था जिसकी अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल जैसे ऋग्वैदिक काल, इसी में ऋग्वेद की रचना हुई थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक। टोटल था वैदिक काल। लेकिन पूर्व वैदिक काल की अगर अवधि बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल अवधि जो थी 1000 से 600 ईसा पूर्व, जिसमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना की गई थी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा नदी के या गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे, ठीक। महाजनपद बन गए थे। जो 16 जनपद थे वो आर्य की जो संस्कृति सर्वोच्च काल था उसमें महाजनपद बन गए, ठीक। जिनकी संख्या क्या थी? 16 थी। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी पूछा गया है 2018 का क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़े तब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला की पॉइंट क्या है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे वो महाजनपद बन गए, ठीक। जनपद जो थे वो महाजनपद बन गए जिनकी संख्या 16 थी। अगला की पॉइंट, भारत में प्राचीन 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी में हुआ था। इन 16 महाजनपदों का जो उद्भव हुआ था वो 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। अगला की पॉइंट क्या है कि प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अगुंतम निकाय से मिलता है। इन 16 महाजनपदों जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध जो धर्म ग्रंथ है अगुंतम निकाय से इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। इनकी सूची देखिए यहाँ पे दे रखी है इन 16 महाजनपदों की। देखिए 16 महाजनपद इनकी सूची यहाँ पे दे रखी है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अंग, मगध, वाकासी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पंचाल,
मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूर, सेन, गंधार, अस्मक। अस्मक अस्मक जिसकी राजधानी पैठान थी या प्रतिष्ठान थी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ये जो सब देख रहे हैं आप, 15 जो महाजनपद है, ये सब उत्तर भारत के महाजनपद थे। एकमात्र दक्षिण भारत का जो महाजनपद था वो अस्मक था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित किस स्थल पर हुआ था? तो महावीर भगवान का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और ये पेपर में आया भी। विकल्प सी आपका जोरदार शानदार हो जाएगा। उससे संबंधित जितने भी की पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे हम लोग कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलवन वैशाली में हुआ था। वैशाली जो बिहार में है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर हुए। ठीक, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावपुरी राजगीर बिहार स्तर पर हुई थी। क्लियर, की पॉइंट डिस्कस किया हमने। आगे मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो नागसेन ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया हाल ही फिलहाल में। ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही फिलहाल में। ठीक, 2019 में पूछा गया था। आपका आंसर जो होगा नागसेन ने दिया। इससे समझ जितने भी की पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर, मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था। अगला की पॉइंट, मिलिंद पन्नों एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप पंडित है। सपोज दैट जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मिलिंद पन्नों जो बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया, क्वेश्चन इस बार पूछा गया। अब आप पेपर दें 2024 या 2025 में जितने भी रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस भाषा में है, किस भाषा में इसको लिखा गया, रचित है किस भाषा में मिलिंद पन्नों, तो ये पाली भाषा में है। ये एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है और इसमें मिलिंद पन्नों और नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर क्या की गई है? वार्तालाप किया गया है, इसमें वर्णित की गई है। बौद्ध मत पर वार्तालाप व्यक्त की गई है मिलिंद पन्नों और नागसेन के मध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तिरुनेलवेली, मदुरै, दक्षिण मदुरै और कपत्तिपुरम। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। विकल्प आपका सी एकदम जोरदार शानदार है। ठीक, दूसरा तमिल संगम कपत्तिपुरम स्थान पर संपन्न हुआ। कपत्तिपुरम स्थान पर संपन्न हुआ था दूसरा तमिल संगम सम्मेलन। अगला की पॉइंट क्या है? प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा गया। ठीक, प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए, इन्हें तमिल कवियों का समागम भी कहा गया। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलाकपियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। ठीक, तो तमिल ग्रंथ का या तमिल व्याकरण जो ग्रंथ है तोलाकपियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट हो जाता है। अगला की पॉइंट क्या है कि पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर संपन्न हुआ था। पहला और तीसरा जो तमिल संगम हुआ था वो मदुरै स्थान पर हुआ था। मदुरै अपना दक्षिण भारत का एक शहर है जो तमिलनाडु में स्थित है। प्रसिद्ध यात्री फयान का संबंध किस देश से था? तो फयान जो था चीनी बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के समय शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी, ये दौरा किया था। ये आरपीएफ कांस्टेबल सन 2019 का क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। क्लियर, से समझिए जितने भी की पॉइंट है डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रसिद्ध यात्री फयान का संबंध चीन देश से है। फयान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासनकाल में भारत आया। अगला की पॉइंट क्या है? फयान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। अगला की पॉइंट, फयान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान फयान 6 वर्षों तक यहीं रहा। क्लियर, अगला की पॉइंट कि फयान बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आरपीएफ एसआई सन 2019 में पूछा गया शिफ्ट दूसरे में कि बुद्ध का वास्तविक क्या नाम था? बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक, तो अब उसे समझिए जितने भी की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका विकल्प ए आपका सही हो जाएगा कि बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। चलते हैं आगे इसकी
संबंधित जितने भी की पॉइंट डिस्कस करेंगे। कि बुद्ध का जो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। ठीक, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। अगला की पॉइंट की बात करते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम मायावी देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी और सेवक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि चन्ना जो था वो गौतम बुद्ध का सारथी भी था और सेवक भी था। कंधक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। राइट ऑप्शन आपका एकदम जोरदार जोरदार हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका जानदार शानदार। RPPSI सन 2019 शिफ्ट दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ठीक, तो ये पारसी धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता। राइट ऑप्शन आपका सी एकदम जानदार और जोरदार हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जैन अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। सिख धर्म की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब हो जाता है। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ की बात करें तो बाइबल हो जाता है। सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब हो जाता है। पारसी धर्म का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता हो जाता है। और इस्लाम धर्म का जो पवित्र धर्म वो कुरान हो जाता है। क्लियर, पूरा A to Z यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन नंबर 38 कि पार्श्वनाथ जो क्षत्रिय बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे वह कौन से तीर्थकर बने थे। तो वो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे। ठीक, जैन धर्म के। ये RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया। राइट ऑप्शन आपका सी एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। ठीक, प्रथम जो थे ऋषभदेव थे। द्वितीय थे वो अजितनाथ थे। 24वें महावीर स्वामी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हुए। आप उससे संबंधित जितने भी की पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भी बने। अगला की पॉइंट, जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ थे जैसे बताया। और जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 39 गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में से उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में भी जाना जाता है। अग्नि उपदेश, तो राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आदित्य पर्याय सूत्र जो है वो अग्नि उपदेश के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये RRB NTPC 2021 का अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। क्लियर। अब इससे संबंधित जितने भी की पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। तो आज तक के गौतम बुद्ध ने आदित्य पर्याय सूत्र उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इनका जो एक उपदेश था जिसका नाम ये देखिए, इसे अग्नि उपदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया। क्लियर। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है RRB NTPC 2021 का हाल फिलहाल का क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था। पहला ऑप्शन गौतम बुद्ध, दूसरा नागार्जुन, तीसरा हेमचंद्र और चौथा अशोक घोष। बुद्ध चरित्र लिखा है अशोक घोष ने। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उससे संबंधित जितने भी की पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य अशोक घोष ने लिखा है। अशोक घोष जो थे वो कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। कनिष्क की बात करते हैं तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। अगला की पॉइंट की बात करते हैं तो अशोक घोष ने सौंदर्य काव्यम की रचना भी की है। नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के शासन काल के थे, उनके समकालीन भी थे। नागार्जुन को भी क्या कहा, शून्यवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक, तो माध्यमिक मत और शून्यवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है नागार्जुन को। ठीक, ये कनिष्क दरबार के समकालीन भी थे, उनके राजकवि भी हुए इन्होंने। ठीक, इनका जो मत है वो माध्यमिक मत है। शून्यवाद के प्रवर्तक भी नागार्जुन रहे। ठीक, कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना भी नागार्जुन ने ही की है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह के हम जोरदार और शानदार वीडियो के माध्यम से डे बाय डे आपको मिलते रहेंगे। चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ठीक, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, क्योंकि रेलवे में इसका भी वेटेज होता है फिजिक्स केमिस्ट्री से। ठीक, बेसिक टू मॉडरेट टू हाई लेवल के 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से। ठीक, स्टैटिक जीके भी कराऊंगा। ठीक, 2 बाय 2 कराऊंगा। तो ये देखिए आगे जो क्वेश्चन ये देखिए है देख रहे हैं आप, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में, जिसका लिंक आपके इस वीडियो
कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डेली एक वीडियो के माध्यम से जाके आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह की हम जोरदार और शानदार वीडियो के माध्यम से आपको क्वालिटी कंटेंट चीज़ें प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो, निश्चित हो। धन्यवाद।